कक्षा 9th में पिछले टर्म पर मैंने बताया था आपको अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग है और इनमें अंतर क्या है, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। ठीक है, अब है आपका तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। तरंग जब चलती है तो उसमें कई पॉइंट आते हैं, जैसे आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, कला क्या है। तो ये तरंग है, तो ये तरंग के संचरण की दिशा है। जैसे ये तरंग चल रही है आपकी, ये इस दिशा, और ये विस्थापन है, तो तरंग ऐसे चल रही है। तो आयाम किसे कहते हैं कि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को हम तरंग का आयाम कहते हैं। ये वाला, तो जैसे मान लो कोई कण है, इधर आया अधिकतम, तो ये तरंग का आयाम है, यहाँ पर आ गया, तो ए को आयाम से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, आयाम को ए से व्यक्त कर, ये दूसरी दिशा में अधिकतम ये है, तो ये है, तो ये आयाम है। आवर्तकाल क्या है, टाइम पीरियड। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, और इसे हम टी से व्यक्त करते हैं। एक कंपन करने में पूरा जितना समय, तो जैसे यहाँ से कोई कण यहाँ यहीं पे आ गया, तो ये एक कंपन, यानी एक कंपन यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी ए से लेकर ई तक, तो इसको कहेंगे एक आवर्तकाल। जितना समय लेता वो उसका समय, इसको हम टी से व्यक्त करते हैं। अब है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, और इसे हम एन से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एन से, और इसका मात्रक सेकंड इनवर्स या अथवा हर्ट्ज होता है। कहने का मतलब है कि टी सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या 1, इसलिए 1 सेकंड में माध्यम के कणों द्वारा किए गए कंपनों की संख्या तो 1/t, और इसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो n बराबर 1/t या t बराबर 1/n। अब है कला, कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। यदि माध्यम के 2 कण किसी क्षण साम्यावस्था से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हों तथा एक ही दिशा में गतिशील हों, तो वे दोनों समान कला में कहलाते हैं। अब इस वाले चित्र में जैसे ये दिया है ए ई आई, ये जो कण हैं ये समान कला में हैं। इसी तरह से बी और एफ एक कला में है, डी और एच एक कला में है। ठीक है ना। अब है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है, उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जितनी दूरी तय करे माध्यम के समय, माध्यम में अथवा किसी तरंग में समान कला वाले 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम लैम्डा कहेंगे। बी से लेकर एफ तक लैम्डा कहलाएगा, डी से एच तक ये लैम्डा कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक तरंग दैर्ध्य लैम्डा उल्टी हुई है। इसी तरह से ये आपका तरंग वेग, कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से। अब आवृत्ति n, वेग v, तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो माना कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t तथा आवृत्ति n है। इस वस्तु द्वारा उत्पन्न तरंग t सेकंड में लैम्डा दूरी तय करेगी, जहाँ पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। इस प्रकार जो मैंने अंडरलाइन किए ये सब आपको नोट करना है। ठीक है ना, जो लाइन किया हुआ है वही नोट करना है। तो टी सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी मान लो लैम्डा, तो
इसलिए 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी λ/t, और 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाता है? तरंग का वेग कहलाता है। तो इसलिए ये v के बराबर हो जाता है, v बराबर λ/t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो v बराबर होता है, क्रॉस कर लेंगे, और चूंकि n बराबर होता है 1/t, तो n बराबर 1/t होता है, तो यहाँ n लगा दें, तो v बराबर n λ। कहने का मतलब तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। अब आता है तारत्व। पिच किसे कहते हैं? पिच या तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके द्वारा हम मोटी तथा तीक्ष्ण यानी बारीक अथवा बारीक ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं। पुरुषों की ध्वनि प्रायः मोटी और स्त्रियों व बच्चों की ध्वनि प्रायः बारीक होती है यानी पतली होती है। मोटी ध्वनि को हम नीचे तारत्व की तथा बारीक ध्वनि को हम ऊंचे तारत्व की ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार पुरुषों की ध्वनि नीचे तारत्व की तथा स्त्रियों व बच्चों की ध्वनि ऊंचे तारत्व की होती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तारत्व उतना ही ऊंचा होता है। जैसे शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में शेर की दहाड़ का तारत्व नीचा है, जबकि मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ऊंचा होता है। इसका कारण यह है कि शेर की दहाड़ से मच्छर की भिनभिनाहट की आवृत्ति कहीं अधिक है। ठीक इसी तरह से अगर हमारा गला बैठ जाए तो गला बैठने पर गले से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति कम हो जाती है और ध्वनि का तारत्व नीचा हो जाता है तथा आवाज़ मोटी हो जाती है यानी भारी हो जाती है। तो ये तारत्व की बात है, यानी ध्वनि का मोटा और पतला होना, ये तारत्व कहलाता है। अब बात आती है आपका ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ आपको पता ही है कि ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ध्वनि के लिए आपको पता ही है कि किसी में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि की चाल में आपको इतना करना है, आपको हेडिंग डाल के कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि यानी अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है।